नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी गार्डनर में। आज की वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं गांधीयन मूवमेंट की। स्टार्ट करेंगे ऐसे मूवमेंट जो अखिल भारतीय स्तर पे हुए हैं, इन सभी मूवमेंट की हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक हमारी किस पे बात हो चुकी है? पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि जो महात्मा गांधी हैं उनके विचार क्या हैं। उनकी जब विचारधारा की हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने उनके राजनीतिक विचार, उनके आर्थिक विचार, उनके सामाजिक विचार और उनकी जो ग्राम स्वराज की संकल्पना है, जो स्वराज की संकल्पना है, जो अहिंसा की संकल्पना है, इस सब पे हमने बड़ी ही डिटेल में बात की। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप पिछले वीडियो में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो अब वहाँ से आगे जो एक टॉपिक हमारा और छूटा था क्या, कि महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक ये छूटा हुआ था। तो उसके बाद वहाँ से आगे हम चलेंगे कि गांधी क्या हो रहे हैं। गांधी हमने जैसा कि बताया था कि 1915 में भारत आ रहे हैं, लेकिन 1915 के पहले गांधी का क्या रोल है, क्या कर रहे हैं गांधी, इसकी हम चर्चा आपसे यहाँ करेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम आपसे जो 1919 के बाद की कहानी है उसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक के वीडियो में गांधीयन फिलॉसफी के पहले हमने 1918 तक की बात आपसे की थी। हमने आपसे जो होम रूल था 16 का, वहाँ तक आपसे डिटेल में चर्चा की थी। अब 1918 का के बाद हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में गांधी का रोल। देखिए, सबसे पहले जो महात्मा गांधी है ये 1893 में डरबन पहुंचते हैं, यानी भारत से 1892 में निकलते हैं और 1893 में जब डरबन पहुंचते हैं तो डरबन किस उद्देश्य से जा रहे हैं? डरबन साउथ अफ्रीका में है, किस उद्देश्य से जा रहे हैं? ये जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने। उस व्यापारी का नाम क्या था? उस व्यापारी का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका। 1893 की बात थी। 1894 में आप देखेंगे महात्मा गांधी वहीं पर सबसे पहले नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ पर स्थापना कर रहे हैं? ये साउथ अफ्रीका में। 1894 से लेकर आप देखेंगे 1903 के बीच, 1894 से लेकर 1903 के बीच महात्मा गांधी वहाँ पर रंग भेद, नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और देखेंगे 1903 में महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र निकाला वहाँ से। कब निकाल रहे हैं? 1903 में। कौन सा समाचार पत्र है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाल रहे हैं महात्मा गांधी। कब निकाला उन्होंने? 1903 में। ध्यान रखें, 1903 में निकाल रहे हैं इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र। फिर उसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी 1903 से इस कार्य से लगे हैं। 1906 में जब यहाँ पर आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है तो महात्मा गांधी भी वहाँ पर ही मूवमेंट चला रहे हैं। पहली बार सत्याग्रह उन्होंने लाया था। कब? वही समय है जब भारत में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे। किस लिए सत्याग्रह कर रहे थे? सरकार के कानून के खिलाफ। सरकार का कौन सा कानून था? साउथ अफ्रीका का ये कानून था जिसे पंजीकरण कानून के नाम से जानते थे। पंजीकरण कानून के खिलाफ महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह पहली बार कर रहे थे। तो देखिए 1906 का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंडिया में हो या महात्मा गांधी के लिए साउथ अफ्रीका में। इंडिया में चल रहा है स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पर जो क्रांतिकारी हैं वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, और जो महात्मा गांधी हैं ये 1906 में समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध पंजीकरण कानून के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं।
तो ये 1906 का जो रोल है ये ध्यान रखिएगा, दोनों को मिलाकर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है। यहाँ से 1906 तक की बात है स्पष्ट। 1906 का महत्वपूर्ण आपको याद रखिएगा कि गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया है, साउथ अफ्रीका में, समय है 1906। और भारत में उन्होंने सत्याग्रह पहला कौन सा किया, ये आपको पता है, चंपारण। ये हमने आपको बताया था, चंपारण में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है 1917 में। ये हमने बात आपसे की। ये 17-18 तक हमने आपसे बात की थी, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपसे दक्षिण अफ्रीका में। तो 1906 ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। महात्मा गांधी ने 1906 में पहला सत्याग्रह किया था, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। और 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह किया, कहाँ पर, चंपारण में। इसलिए मैंने पहले चंपारण का इशू आपको समझा दिया था। अब जितनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से फिर एक स्टेप और आगे चलें। इससे आगे जो हमें बात करनी है 1906 के बाद हम बात करेंगे 1910 में। 1910 में महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, 1910 में महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। जो टॉल्स्टॉय फर्म है उस फर्म की स्थापना करते हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में उन्हें टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस लिए स्थापित किया गया टॉल्स्टॉय फर्म, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी बात करें। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने सत्याग्रही हैं, जो सत्याग्रह करने वाले हैं, उनके लिए साउथ अफ्रीका में पुनर्वास की व्यवस्था करना। साउथ अफ्रीका में उनका पुनर्वास करना, ये ऑब्जेक्टिव है क्या, टॉल्स्टॉय फर्म का। टॉल्स्टॉय के बारे में मैंने बताया था, पर जब आपको गांधीयन फिलॉसफी या गांधीयन विचारधारा हम पे बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो राम राज है, जो राम राज का सिद्धांत है, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि दीन दुखियों की सेवा और जो गरीब है, सबसे पिछड़े वर्ग की सेवा अगर आप कर रहे हैं तो राम राज के बराबर है, जहाँ पे शोषण ना हो। उसी को इसी सिद्धांत को टॉल्स्टॉय ने कहा था पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य। और उन्हीं के नाम से, उनसे बड़े प्रभावित होते हैं महात्मा गांधी। उनके नाम पर साउथ अफ्रीका में 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव क्या है, सत्याग्रही को पुनर्वास और आजीविका देना। दो चीज था, एक उनको पुनर्वास करना और दूसरे लाइवलीहुड यानी आजीविका देने का कार्य कर रहे थे। 1910 के बाद अब समय आता है 1912 का, कि 1912 में महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में। तो 1912 में आप लिखेंगे महात्मा गांधी का रोल। 1912 में महात्मा गांधी से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में ये मिलने साउथ अफ्रीका जाते हैं, किसी कार्य से गए हुए थे, दौरा था अफ्रीका का, उन्हें दौरा किया और महात्मा गांधी से मुलाकात की। और जब ये अफ्रीका जाते हैं तो महात्मा गांधी को उन्होंने जो राजनीतिक गुर है, यानी जो राजनीतिक दांव पेच है, इसे उन्होंने सिखाया महात्मा गांधी को, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा दी। और इसी वजह से महात्मा गांधी अपना गुरु मानते हैं किनको, गोपाल कृष्ण गोखले को। इसी वजह से गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं। इतनी बातें स्पष्ट, ये है गोपाल कृष्ण गोखले की बात। गोपाल कृष्ण गोखले की हमने चर्चा, आपका नाम याद आया, आपको यहाँ पे आई चर्चा, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 1905 का जो बनारस का अधिवेशन था, कौन सा, 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, उस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। ये बात आपको पिछली हमें बताइए, इसको याद आ जाना चाहिए, जिससे आपकी जो समग्रता है इतिहास पे वो बनती चली जाएगी। आइए फिर 1905 में गांधी आपने देखा, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले का रोल देखा। हम बात कर चुके हैं गांधी के बारे में 1912 तक। अब 1912 में बताया गोपाल कृष्ण गोखले ने साउथ अफ्रीका की यात्रा की और वहां पर गांधी को गुर सिखाए। और जब महात्मा गांधी वहां पर सेवा समाप्त करते हैं, उस समय है 1915 का, 1914 के अंत तक। 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत वापस आते हैं। भारत ये वापस आते हैं 9 जनवरी को। तो आप एक इमेज दिख रहे हैं, ये महात्मा गांधी की इमेज है, ठीक है। तो ये जो 9 जनवरी था, ये 9 जनवरी जो था, इस
डेट को ही भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बातें अगर स्पष्ट, तो आपने इतना सीख लिया कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, कैसे, क्या क्या उनका रोल था, क्या क्या मैंने किया। तो ये लड़ाई उनकी महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका में भी थी, जो एक बड़ी लड़ाई थी, जहाँ पर वो एक पास एक्ट के खिलाफ, जो वहाँ पे पास एक्ट था उसके खिलाफ लड़ते हैं, जो वहाँ का पंजीकरण कानून है उसके खिलाफ लड़ते हैं, नस्ल भेद के खिलाफ लड़ते हैं, रंग भेद के खिलाफ लड़ते हैं और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हैं महात्मा गांधी वहाँ पर। तो ये एक महात्मा गांधी का बड़ा रोल था साउथ अफ्रीका में। इस वजह से आप देखेंगे महात्मा गांधी जो ब्रिक्स के देश हैं उन दो देशों में, एक इंडिया और साउथ अफ्रीका में, दोनों जगह एक बड़े आदर्श लीडर के रूप में सामने आते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हो तो आगे चलें। अब महात्मा गांधी आ चुके हैं। महात्मा गांधी ने, आपको हमने बताया कि 1917 में चंपारण किया, 1918 में उन्होंने क्या किया, खेड़ा किया, और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद किया। ये सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो गया है। 19 पहले चंपारण होता है, फिर 18 में आपका अहमदाबाद होता है, फिर 18 में ही आपका खेड़ा होता है। तो ये महात्मा गांधी 18 में कर चुके थे। अब ये क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व था, इस प्रतिनिधित्व के बाद गांधी ने रुख किया एक बड़े आंदोलन की तरफ, जो था रॉलेट एक्ट 1919 का। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा कि रॉलेट एक्ट है क्या, रॉलेट एक्ट की भूमिका क्या है, ये है क्या। बहुत आराम से समझेंगे, बड़े रिलैक्स होकर समझेंगे, बिल्कुल दिमाग से कोई तनाव हो तो उसे आप निकाल दें कि बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आराम से आप समझ जाएंगे। हमें इतना तो उम्मीद है, आप लोगों पर विश्वास है। आइए देखते हैं कितना आसान है। देखिए, पहले इस एक्ट को ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जान लीजिए, नोट्स कर रहे हो, नोट बना रहे हो तो नोट कराते रहिए, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। अब देखिए, जो रॉलेट एक्ट है इसे ब्लैक एक्ट क्यों कहते हैं, ये जान लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव पहले हम आपको समझा देंगे कि किस उद्देश्य से लाया गया था। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी उद्देश्य क्या था इसे लाने का। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, देखेंगे 1919 तक भारत में क्रांतिकारी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी, और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति का क्या नाम था, एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था जस्टिस रॉलेट कमेटी। यानी इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जस्टिस रॉलेट। जो रॉलेट हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का कार्य क्या था कि आप ये सलाह दें कि किस तरह से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जाए। जस्टिस रॉलेट ने अपनी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसकी सिफारिशें दी। सिफारिशों में उन्होंने क्या कहा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जहां पर बिना वारंट के गिरफ्तारी किया जाए, केवल शंका के आधार पर। देखिए, यहाँ पर डिटेल में अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऐसे कर लें, इमेज फाइल छोटी करें जिससे आपको ज़्यादा जी। हाँ देखिए, अब सही है। देखिए, उन्हें कहा कि केवल बिना वारंट के आधार पर लोगों को केवल शंका के आधार पर गिरफ्तारी की जाए, तब रोकी जाएगी। ये एक पहली सिफारिश थी। दूसरी, उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी हो गई है तो इन पे बिना मुकदमा चलाए, यानी बिना मुकदमा के इन्हें 2 वर्ष तक कैद करने का भी अधिकार रखा जाए। तीसरे क्या कहा कि जो गिरफ्तार हुआ है उसके पास वकील रखने का अधिकार नहीं होगा। ये सिफारिश दे रहे हैं, कौन दे रहा है, जस्टिस रॉलेट। फिर क्या हुआ कि अगर वकील रखने का अधिकार नहीं होगा, अच्छा इतनी बात तो ठीक है, तो अब यहीं पर एक प्रावधान ने और जोड़ा कि ये जितने भी आपके केसेस होंगे, इन पे जो मुकदमा होगा वो सामान्य अदालत में नहीं होगा, उसके लिए एक विशेष अदालत का निर्माण किया जाए, और जो इस मुकदमे का जो निर्णय होगा उस निर्णय पर अपील नहीं की जा सकती दोबारा, यानी उसके विरुद्ध खिलाफ जाकर आप अपील नहीं कर सकते किसी भी उच्च न्यायालय में। तो ये उन्होंने सिफारिश दी।
सिफारिश दे रहे 1917 में, नहीं कमेटी 1917 में बनी, सिफारिश 1917 और 18 के अंत तक आ रही है। इसी को कमेटी के इस सिफारिश को आधार बनाकर जो भारतीय ब्रिटिश संसद थी भारत में जो कार्य कर रही थी उसने लॉ लेके आया और वो लॉ पास कराने में वो सफल होते हैं। और वो लॉ कौन था? जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, ये था रॉलेट एक्ट की कहानी। उपरोक्त जितने प्रावधान हमने आपको डिस्कस किए, इन सभी प्रावधानों को रख दिया गया किसमें? जो लॉ बनकर आया, जो एक्ट बनकर आया भारत में, उस एक्ट में उसे शामिल कर दिया गया। और जब शामिल कर दिया गया, यह एक्ट भारत में लागू कर दिया गया। और कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से इसमें जो पॉइंट है, वो पहली बात है बिना वारंट के शंका के आधार पर गिरफ्तारी इसके तहत हो सकती है। दूसरी हमने बताई, इसमें मुकदमा चलाने के लिए बिना चलाए 2 वर्ष तक कैद रखा जा सकता है। तीसरी चीज़ हमने बताया कि वकील रखने का आपके पास अधिकार नहीं होगा। चौथी चीज़ हमने बताया कि मुकदमा आपका विशेष अदालत में होगा और इस विशेष अदालत के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते। और यानी ओवरऑल क्या हुआ, इसे एक आलोचना में एक नाम दिया गया इस कानून को, वो कहा गया क्या, देखिए लिख के बताते हैं, उसे नाम दिया गया नो अपील, नो दलील और नो वकील। यानी ये कैसा कानून है जहां पर आप कोई अपील नहीं कर सकते, जहां पर आप कोई दलील नहीं दे सकते, जहां पर आप कोई वकील नहीं रख सकते, ऐसा कानून है, वो है रॉलेट एक्ट। तो ये आलोचना में ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, जब रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया तो इसके पूरे भारत में इस एक्ट के लेके विरोध में एक्टिविटियाँ होने शुरू हो गई, पूरे विरोध में इसकी एक्टिविटी चलनी शुरू हो गई। तो एक्टिविटी जब इसकी जो विरोध के लिए सत्याग्रह, पहली बार सत्याग्रह चलाने का यहाँ पर कहा गया कि सत्याग्रह चलाया जाएगा। सत्याग्रह गांधी ने इसके पहले चला दिया था। इस आंदोलन के विरुद्ध सत्याग्रह का एक बार फिर अनुनय किया गया कि सत्याग्रह इस एक्ट के खिलाफ चलाया जाए। गांधी तैयार हो जाते हैं, कहते जी बिल्कुल इसके खिलाफ सत्याग्रह होना चाहिए। उन्होंने समय की घोषणा कर दी। उन्हें बताया कि जो 30 मार्च होगा, इस 30 मार्च 1919 को हम सत्याग्रह आयोजित करेंगे, ये गांधी कह रहे हैं। लेकिन इसी 30 मार्च को एक छोटी सी बात घटना हो जाती है। घटना क्या होती है 30 मार्च को? कि कुछ कारण बनते हैं, अनिवार्य कारण नहीं आपको जानना, कि उस कारण की वजह से महात्मा गांधी इस डेट को 30 मार्च से खसका कर आगे पोस्टपोन कर देते हैं और कहते हैं क्या कि 6 अप्रैल 1919 को हम सत्याग्रह करेंगे। उन्हें 6 अप्रैल 1919 की डेट रख दी। अब देखेंगे कि जो पुरानी तिथि थी 30 मार्च, ये 30 मार्च, अच्छा उस समय का सिस्टम क्या था, थोड़ा समझेंगे तो ये बात समझ पाएंगे। सिस्टम ये है कि अभी भी आप देख रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो अफवाहों को कितनी तेज़ से फैलाती है। तो उस समय भी जो खबर थी, क्योंकि वहाँ पर इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं थी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इतना तीव्र नहीं था, तो जो डेट कार्यकर्ताओं ने पहले बता दिया लोगों को, वो डेट लोगों तक पहले 30 मार्च पहुँच चुकी थी। फिर क्या हुआ, फिर गांधी ने उसे चेंज करके 6 अप्रैल किया। तो बहुत सारे लोगों के पास ये खबर नहीं पहुंच पाई कि ये डेट 6 अप्रैल हो गया है। इसी वजह से देखेंगे जो 30 मार्च है, इसी 30 मार्च के दिन पूरे भारत में कई स्थानों पर विरोध होने शुरू हो गए। और जबकि गांधी ने इसे चेंज करके 6 अप्रैल कर दिया कि ध्यान रखिएगा। तो ये पुरानी तिथि जो थी, इसी तिथि पर विरोध लोगों ने करना शुरू कर दिया। और देखेंगे जो विरोध शुरू हुए वो मुख्यतः 3 स्थानों पर देखने को बड़े व्यापक रूप से मिलते हैं। एक मिलता है अहमदाबाद में, दूसरा मिल रहा है बम्बई में, और तीसरा पंजाब वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि उसी 30 मार्च की डेट को ही विरोध होने शुरू हो गए, जो गांधी ने टालकर 6 अप्रैल कर दिया था। लेकिन अब जब सरकार के पास
विरोध होना शुरू हुआ तो एक ही उपकरण बचा था कि अभी तो गांधी इस सत्याग्रह में शामिल भी नहीं है, तो एक काम किया जाए, इनका दमन किया जाए और इतनी तीव्रता से दमन किया जाए कि दोबारा ये 6 अप्रैल वाले मूवमेंट में शामिल ही ना हो पाए। क्योंकि एक बार अगर इनको दमन कर दिया जाए, चोटिल कर दिया जाए, मार दिया जाए तो ये दोबारा शामिल ही नहीं होंगे। इस उद्देश्य के साथ दमन करना शुरू करते हैं और कई स्थानों पर दमन करते हैं। कई स्थानों पर उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, कई स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया, मार्शल लॉ का सहारा लिया, स्थानों पे कर्फ्यू, मार्शल लॉ, जितने भी ऐसे जो हिपोक्रेट टाइप के होते हैं, जो ऐसे कानून होते हैं जो लोगों पे यातना शोषण जो लगाए जाते हैं, ऐसी कानून को उन्हें लागू कर दिया पूरे भारत के क्षेत्र में, खास करके 3 क्षेत्रों में, अहमदाबाद, बम्बई और पंजाब वाले हिस्से में। इसी समय आप देखेंगे ये चीज चल ही रहा था। कब से ये चल रहा है? 30 मार्च से लेके पूरे 1 महीने की लगभग गतिविधियाँ हैं। उसी बीच आप देखेंगे कि एक समय आता है, वो समय होता है 13 अप्रैल 1919 का। ये जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को एक था क्या, 13 अप्रैल 19, ये बैसाखी का दिन था। बैसाखी में आप देखेंगे मेले लगते हैं जगह जगह। तो एक मेले का आयोजन हुआ था जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग एक अमृतसर में एक बाग है, छोटी सी, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। वहाँ पर एक बाग है, एक गार्डन है। उस गार्डन में लोग दूर दूर से, गांव के लोग मेला देखने आए हुए थे और मेले का कुछ कार्यक्रम चल रहा था। दिन था कौन सा? हमने बताया 13 अप्रैल 1919। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। ये क्या है? ये एक मेला होता है और खास करके इसमें ग्रामीणों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। इसी समय देखेंगे इसके पहले 13 अप्रैल 1919 के पहले जो 30 मार्च से जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें आप देखेंगे 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में सत्याग्रह में भाग लिया था। दिल्ली में आंदोलन में शामिल हुए थे स्वामी श्रद्धानंद। तो ऐसे जगह जगह आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह आंदोलन चल रहे थे। सरकार ने कर्फ्यू लगाया हुआ था। ऐसे में जलियांवाले बाग में लोगों ने मेला लगाया। और इसके पहले एक घटना और घटित हो चुकी है कि जब आंदोलन चल रहे थे तो वहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 लोग उस समय एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। एक है सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। सरकार दमन करते समय इन 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके इन्हें जेल में डाल देती है। तो जो मेला लगा था वहाँ पर, अब फिर मेले पे वापस आते हैं। जो मेला लगा था यहाँ पर, इस मेले में बहुत सारे ग्रामीण वासी आए थे। ये जो ग्रामीण आए थे ये इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे, मासूम थे, बहुत ही बेचारे थे। इन्हें ये सब बिल्कुल क्रांतिकारी चीज़ें नहीं पता। वो तो अपने एक बच्चे, बेटी और पत्नी के साथ मेला देखने आए थे कि चलो मेला घूम के आते हैं। और मेले की स्थिति आप जानते हैं, ये धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो ऐसे में लोग बहुत भारी मात्रा में आते हैं और गट्ठर उट्ठर लेके आते हैं। तो मेला देखने के लिए पहुँचे। उसी में कुछ क्रांतिकारी भी थे। कुछ क्रांतिकारी, छुट-फुट क्रांतिकारियों ने वहाँ पर नारेबाजी, उसी जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे नारेबाजी करना शुरू कर दिया। और किस विरुद्ध में नारेबाजी कर रहे हैं? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और क्या मांग है इनकी? मांगे ये थी कि जो सरकार है वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को रिहाई की जाए। ये खबर पहुंचती है जनरल डायर के पास कि यहाँ पर एक आंदोलन सा हो रहा है, यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। जब ये खबर जनरल डायर को लगी तो जनरल डायर सोचता है एक तो कर्फ्यू लगा हुआ है और दूसरे लोग यहाँ इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। और नारेबाजी किसके लिए कर रहे हैं? गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए, रिहाई के लिए। किन की रिहाई? रिहाई कर रहे हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को लेकर। तुरंत जनरल डायर ने एक फोर्स इकट्ठा किया
और एक फोर्स उठाया। फोर्स में सबसे बोला कि आप बंदूकें ले लें और गोलियों में और गोली पूरी फुल कर लें। फुल करके जैसे जलियांवाले बाग पर पहुंचते हैं तो जलियांवाले बाग की एक स्थिति आप देख लीजिए। आपको यहाँ पे हम शायद इमेज है कि नहीं है, इमेज हमारे पास शायद नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं। चलिए आ जाइए वापस वहीं पर। देखिए जलियांवाला जो बाग है, ये इसके बाग की स्थिति कुछ इस तरह से थी। ये बाग है, बाग में एक तरफ गेट है, बाकी चारों तरफ से चार दीवारें लेकर बंद की गई है, ठीक है। बीच में एक कुआं है। ये स्थिति इतनी आपको जरूरत पड़ेगी। और जो जनरल डायर है इसी गेट के रास्ते सैनिकों को लेकर एंट्री करता है और पूरे इतने क्षेत्र में सैनिक को लगा देता है। ऐसे आप यहाँ पर देखें। और जो मेले का कार्यक्रम चल रहा है, मेले का कार्यक्रम इस वाले क्षेत्र में मेले का कार्यक्रम चल रहा है। और यहीं पर इसी वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो नारेबाजी हो रही है, पूरी तरह से अहिंसात्मक नारेबाजी चल रही थी। वो नारेबाजी रिहाई की जो मांग चल रही थी उनके विरुद्ध वो गोली बरसाना शुरू कर देता है। यानी अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर जी, ये आप देख रहे हैं पूरी इमेज में कि इधर मेले का कार्यक्रम चल रहा है और इधर गेट की तरफ, जहाँ पर जलियांवाले बाग का गेट है, उस गेट की तरफ पूरी तरह से सैनिक ने बंदूक लेकर बैठ गए। और जितने लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, जनरल डायर ने आदेश दिया कि तब तक गोली चलाओ जब तक गोलियां पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। आप ये मत देखो कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, कौन नारेबाजी कर रहा है, कुछ नहीं। तब तक तुम आंख बंद करके गोलियां चलाना शुरू करो जब तक कि पूरी गोली समाप्त ना हो जाए। जितनी गोली हमारे बंदूक में है या जितनी गोली हम लेकर आए हैं, हमारे स्टॉक में है। इस समय जनरल डायर के नेतृत्व में यहाँ से गोलियां बरसानी शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे उन गोलियों के निशान आज भी वहाँ की जो दीवार है उन दीवारों पर पड़ी हुई है। अभी आपको मैं दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए लगातार गोलियां मारनी शुरू कर देते हैं और इतनी भव्य गोली, इतना बड़ा नरसंहार करता है जनरल डायर, जो इतिहास में एक काले दिवस के रूप में माना जाता है। ये काला दिवस था, पूरे भारत को यह स्तब्ध करके रख देता है। पूरे भारत में जितने क्रांतिकारी आंदोलन थे, यहाँ जितने भी एक्टिविटी थी, जितने भी लोग थे, जितने भी अधिकारी थे, सबको स्तब्ध करके रख देता है ये जनरल डायर। इतने लोगों को मारता है कि पूछिए मत। जो इस सरकारी आंकड़ा, सरकार ने आंकड़े को छिपाने की भरपूर कोशिश की। सरकार ने बताया कि 376 लोग केवल मरे हैं, कहीं कहीं 379 लोग भी मिलते हैं। तो ये सरकारी आंकड़ा यही तो मिलता है, यानी वो कह रहा है कि 400 से कम ही लोग मारे गए हैं। और जबकि जब आप इतनी गोलियां चलाए हैं तो कितने लोग मारे गए हैं आप देखेंगे। अगर मरने वालों की संख्या आप देखेंगे तो कई हजार में पहुंचती है। जो आधुनिक भारत के इतिहासकार हैं उसमें कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये 5000 से लेके 7000 तक के लोग मारे गए थे। और जब ये गोली बरसाना शुरू करता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पास में कुआं था, अच्छा वो कुएं की इमेज दिखा दें, आ जाइए इसमें। ये जो वर्तमान की स्थिति ये है, ये जलियांवाला बाग जो एक स्मारक बना दिया गया है, कि वहाँ का फोटो है। तो ये देखेंगे आज उस याद में, उनकी याद में पूरा स्मारक बना दिया गया, ये स्मारक है। तो ये एक कुआं है। जब गोलियां बरसाना उसने शुरू की तो कुछ लोग गोली से बचने के लिए कुएं में कूदना शुरू कर दिए कि भाई कुएं में रहेंगे जान तो बच जाएगी। लेकिन घटना ये होती है, स्थिति ये आ जाती है कि जब ये कुएं में कूदते हैं तो ये को देखकर कई लोग कुएं में कूदना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से पूरा कुआं भर जाता है लोगों से, पूरा कुआं लोगों से भर जाता है। और कूद कूद कर ऊपर किसी के सर पे कोई कूद रहा है, किसी के पैर पे कूद रहा है, जिसकी वजह से नीचे जितने लोग थे उनकी सबकी मृत्यु हो गई, वो सब मारे गए। यानी कुएं में ही अगर आप देखा जाए तो कुएं में ही लगभग 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनकी बाद में अभी भी वहाँ से अस्थियाँ निकलती हैं। जिनकी अस्थियाँ निकाली गई हैं उन कुएं से लगभग 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार ने आंकड़ा छुपाया, कहा कि पूरे जलियांवाले बाग कांड से केवल 376 या 389 लोग मारे गए हैं। ये बड़ा ही स्तब्ध करने वाला आंकड़ा था, बड़ा ही स्तब्ध करने वाला घटना थी। ये कुएं की इमेज है, यही वो कुआं था जहां पर लोगों ने कूद कूद कर अपनी जान को बचाने के लिए कूदी थी चारों तरफ से कि गोली तो नहीं लगेगी। लेकिन हुआ क्या,
कि लोग, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, सभी लोग ने सोचा कि गोली तो नहीं लेगी, इसी में कूद जाते हैं, क्योंकि रास्ता कोई था नहीं, गेट इस तरह से था, गेट की तरफ आर्मी लगी हुई थी, गोली बरसा रही थी, बीच में कुआं था, लोग यहाँ मेला देख रहे थे, तो सब लोग इस कुएं में कूदना स्टार्ट कर सकते हैं। और देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ मारे जाते हैं, कुछ कुएं में गिरकर, कुछ गोली का शिकार होते हैं। ऐसे मरने वालों की संख्या लगभग, हमारा भारतीय जो इतिहासकार हैं वो 5000 से ज़्यादा बता रहे हैं। ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना जरूर पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने कितना मारा था, तो ये चीज़ आपको यहाँ जानना था। अब देखिए, इस घटना के खिलाफ पूरे भारत में एक रोष सा उत्पन्न था, एक विरोध सा उत्पन्न था। ये घटना बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना को अब गोलियों के निशान अगर आपको दिखाई पड़े तो देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स येलो में दिखाया तो शायद अच्छा लगे, ये देखिए ये बॉक्स आप देखें, ये सब उस समय वर्तमान गोलियों के निशान है जो दीवारों पर जाकर लगे। ये आदमी से जो बच गए, जो मनुष्यों को न लगने के बाद जो वहाँ की स्तब्ध खाली पड़ी दीवारों पर जाकर लगे, वो वहाँ पर छेद करते चले गए, कारतूसों के छेद हैं ये। तो इतनी स्तब्ध करने वाली घटना थी। ये सब गोलियों के निशान हैं जो आज भी जलियांवाले बाग के कांड में, जलियांवाले बाग में अवस्थित हैं। इतनी भव्य त्रासदी अंग्रेजों ने की थी। इसके बाद पूरे भारत में आप देखेंगे, पूरे भारत में जगह जगह इस घटना को लेकर विरोध होता है, रोष उत्पन्न है लोगों में। लोगों ने इसी में आप एक चीज और आपको नोटिस करनी है, क्या वो ये है कि जो विरोध में लोगों ने अपने जो उपाधियां थी उन उपाधियों को वापस करना शुरू कर दिया, सरकार के विरोध में आना शुरू कर दिया। पहला नाम आपको मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के खिलाफ नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जो उनको नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, उस नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया। इस नाइटहुड की उपाधि के तहत अपने नाम के पहले लोग सर लगाते हैं। तो उन्होंने इस उपाधि को अंग्रेजों को सौंप दिया कि हम इस उपाधि को नहीं धारण करेंगे, ये उपाधि आप रखिए। दूसरा प्रमुख नाम आपको मिलेगा शंकरन नायर। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें शामिल थे, उस कार्यकारिणी परिषद से विरोध में इस्तीफा दे दिया कि हम आपकी कार्यकारिणी परिषद में काम नहीं करेंगे। पूरे भारत में विरोध की वजह से अंग्रेजों ने भारतीयों को संतुष्टि के लिए एक जांच कमीशन का आयोजन किया कि एक जांच की जाए, इस घटना की एक निष्पक्ष जांच की जाए। तो निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। सॉरी, एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और वो देखेंगे इस कमेटी की क्या कहानी है। इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी की सबसे बड़ी बात है कि ये कमेटी पूरी तरह से बेशर्मी से भरी हुई रिपोर्ट देती है भारत में। क्या कहती है कि जो जनरल डायर है यह दोषी नहीं है। उसका तर्क क्या है कमेटी का, हंटर कमेटी का, कि ये दोषी नहीं है बल्कि ये सबसे अच्छा कर्तव्य परायण है। इसने अपने कर्तव्य ड्यूटी का पालन किया है। उसकी ड्यूटी थी कि अगर कहीं भी मार्शल लॉ लगा है या कर्फ्यू लगा है, वहाँ पर कोई आंदोलन होता है तो उसे रोकने के लिए वो अपने अंतिम हिस्से का यूज कर सकता है। अंततः यूज उसने जो किया, ये मानना था किसका, हंटर कमेटी का। लेकिन ये वो नहीं देखते कि जो मानवतावादी तर्क हैं वो क्यों नहीं समझ रहे थे कि जो मानव होने के नाते आपने बिना वार्निंग के, बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसा क्यों किया। आपको पूर्व सूचना देनी थी। आपको जो ग्रामीण मासूम, बेहद ही मासूम जो लोग थे, उन मासूम लोगों में बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, उन्हें आप हटने या भागने का एक बार अवसर तो देते, एक बार उन्हें मौका तो देते हैं कि आप वहाँ से निकलने की कोशिश करें, जो ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, गेट पे पहुँचते ही तुरंत गोलियां मारनी शुरू कर दी। तो ये किस तरह से उचित हो सकता है, ऐसा मानना था कांग्रेस का या भारतीय क्रांतिकारियों का या भारतीय नेशनल मूवमेंट के नेताओं का। इस वजह से आप देखेंगे हंटर कमेटी की जो
रिजल्ट थे, हंटर कमेटी ने की जो सिफारिशें थी या हंटर कमेटी ने जो जांच थी या जांच कमेटी, इसके खिलाफ में भारतीयों ने भी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीकाते कमेटी या समिति। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये कांग्रेस की तरफ से बनाई गई कमेटी थी और इस कमेटी ने आप देखेंगे जो रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में उन्होंने माना कि जो जनरल डायर है ये पूरी तरह से दोषी है और इसके लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें सजा दी जानी चाहिए। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज ने अपनी कमेटी को आंखों सराखों पे रखा और हंटर कमेटी की ही बात मानी। उन्होंने जो कांग्रेस की कमेटी तहकीकात कमेटी थी उसको कानों तरह तक भी नहीं सुना, उस एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ये काम कर रहे हैं कौन, कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेज। यानी हंटर कमेटी की सिफारिशों को माना उन्होंने और कांग्रेस की कमेटी थी, जो कांग्रेस की कमेटी थी तहकीकात कमेटी, उसे पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर किया। अब इस बात से नाराज होकर क्रांतिकारियों ने बदला लेने की सोची। क्रांतिकारियों का मानना था कि अब हमें खुद जंग लड़कर एक बदला लेना होगा। इसके लिए जो क्रांतिकारी हैं उसमें एक नाम मिलेगा आपको, उधम सिंह। उधम सिंह 1919 की इस घटना से बाद लगातार परेशान रहने लगे और वो जनरल डायर का पीछा कर जगह जगह पीछा कर रहे थे और मौके की तलाश में थे कि कहाँ मिले और मार दें। समय है इस घटना के 21 साल बाद उन्हें एक मौके की तलाश थी और एक मौका उनको मिलता है। 21 साल बाद वो पहुंचते हैं कहाँ पर, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक बैठक हो रही थी जो 13 मार्च 1940 का समय है। 13 मार्च 1940 की एक बैठक का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये, ब्रिटेन में, और वहाँ पर ये उधम सिंह भी वहाँ उसमें भाग लेते हैं, पहुँचते हैं। जब उन्हें खबर लगती है कि यहाँ पर जनरल डायर भी आने वाला है तो उन्होंने एक मोटी सी किताब उठाई। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये मोटी किताब कोई धार्मिक ग्रंथ थी, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि कुछ भी रही हो, इसका कोई इशू नहीं है। एक मोटी किताब उठाई, किताब में जो रिवाल्वर होता है, इस रिवाल्वर के आकार का काट लिया सारे पेजों में और उसके अंदर रिवाल्वर को पैक कर लिया और उस किताब को हाथ में लेकर उस जहाँ पर ये बैठक होनी थी उस दिन एक दिन पहले शाम को ही पहुँच गए और किताब वहीं रख दी उन्होंने और वहीं पर काफ़ी देर से इंतजार करने लगे कि जनरल डायर आए। और जैसे ही जनरल डायर बैठक में स्पीच देने के लिए आता है वो किताब से रिवाल्वर निकालते हैं और जनरल डायर के ऊपर फायर कर देते हैं और ऑन द स्पॉट जनरल डायर वहाँ मारा जाता है। जनरल डायर की मृत्यु हो जाती है और बदला ये ले लेते हैं। बदला लेने के बाद जब उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया, मारने के बाद उन्होंने अपनी खुली गिरफ्तारी दी। खुली गिरफ्तारी का मतलब है कि वो भागे नहीं, उन्होंने खड़े होकर स्वीकार किया कि हमारी गलती है, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। और इनके ऊपर गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया। जो मुकदमा चला उस मुकदमे के तहत इन्हें सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाई गई कौन सी? उन्हें सज़ा दी गई फांसी की सज़ा और 1940 में ही इन्हें फांसी दे दी जाती है और ये मारे जाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी आज की, कहाँ तक जहाँ तक हमें आपसे चर्चा करनी थी। हमने आज के वीडियो में बात की, कहाँ तक की, क्या क्या बात की हमने आज के वीडियो में बात की साउथ अफ्रीका में गांधी का रोल, हमने बात की रॉलेट एक्ट के बारे में, हमने बात की जलियांवाला कांड के बारे में, हमने बात की आपसे हंटर कमेटी की और तहकीकात कमेटी की और किस तरह से जनरल डायर से उधम सिंह ने बदला लिया। इतनी चर्चा हमने आज की वीडियो में की। तो आज हम रुकेंगे यहीं पर। तो आइए पूरी पीपीटी देखते हैं। पीपीटी में क्या क्या है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी, हमने बताया कि 1893 गांधी डरबन पहुंचते हैं और ये जाते हैं एक व्यापारी के मुकदमा लड़ने के लिए। उसके बाद वहाँ 24 वर्षों तक वो रहते हैं टोटल। 24 वर्षों के बाद वो वापस आ रहे हैं। 1915 में वापस आएंगे। उसके बीच में 24 वर्षों में क्या घटना होती है। 1894 में नडाल कांग्रेस की स्थापना की। 1930 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला इन्होंने। 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया।
पंजीकरण कानून के खिलाफ। और 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। जोहान्सबर्ग में ये सत्याग्रह करने वाले लोगों को पुनर्वास और आजीविका के लिए स्थापना करते हैं। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका की यात्रा करते हैं और गांधी से मिलते हैं और वहाँ उन्होंने राजनीतिक शिक्षाएं दी और इसी वजह से गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बताया है। जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी हैं ये भारत वापस आते हैं। ये वापस आ गए। जब महात्मा गांधी भारत वापस आ गए तो उसके बाद की चीज़ें अब क्या हो रही हैं उसे हम देखें। अब तक महात्मा गांधी जब भारत आ चुके हैं तो महात्मा गांधी इसके पहले हमने आपको बताया क्या हमने चर्चा कर ली है। 1917 1918 में दो मूवमेंट की हमने आपसे चर्चा कर ली है। 17 में हमने आपसे चंपारण यहाँ पर अहमदाबाद और खेड़ा की हमने बात कर ली। उसके बाद अब 19 का नंबर था। तो अब गांधी अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आ रहे थे। तो अब समय था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था। ये क्रांतिकारियों को अंकुश लगाने के लिए जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई थी और ये इसके सिफारिशों के आधार पर एक कानून बनाया गया जिसके तहत बिना वारंट केवल शंका के आधार पर गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया। इस जो गिरफ्तारी होगी उसमें मुकदमा चलाने का, उस पर मुकदमा बिना चलाए बिना 2 वर्ष रखने का प्रावधान किया गया। वकील रखने का कोई अधिकार नहीं था। मुकदमा के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया और निर्णय पर कोई अपील उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती किसी भी उच्च न्यायालय में। और इसी वजह से आप देखेंगे इस एक्ट को नो अपील, नो दलील, नो वकील के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के खिलाफ, इस पूरे एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह चलाने का आह्वान किया और एक डेट घोषित की 30 मार्च की कि हम इस दिन आंदोलन करेंगे। होता क्या है, किसी कारण से वो डेट 6 अप्रैल चेंज कर दिया, लेकिन एक डेट 30 मार्च को ही स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन का नेतृत्व किया था दिल्ली में। अब देखिए पुरानी तिथि पर कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अहमदाबाद, बम्बई, पंजाब जैसे क्षेत्रों में विरोध हो रहे हैं। सरकार ने तीव्रता से उनका दमन किया और कई स्थानों पर कर्फ्यू और मार्शल लॉ जैसी चीज़ें उन्हें लागू कर दी। और कर्फ्यू और मार्शल लॉ लागू है तो ऐसे में कहीं भी कोई क्रांतिकारी गतिविधि नहीं हो सकती। इसी का फायदा उठाकर वो आगे करेंगे जलियांवाले बाग की बात। जलियांवाले बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की बात है। ये देखिए 19 अप्रैल लिख दिया गया, ये गलत दिया गया है पीपीटी में। वो 13 अप्रैल 1919 की बात है। दिन था बैसाखी का, स्थान था अमृतसर और अमृतसर में जलियांवाला बाग। जलियांवाले बाग पर एक बड़ा ही स्तंभ कलंक लगता है। उसमें एक जनरल डायर नाम के व्यक्ति ने कार्य किया। क्या करते हैं कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लोग, जो मेला लगा है, ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर कुछ लोगों ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में नारे लगाने लगे, रिहाई की मांग करने लगे। तो वो जनरल डायर के कर्फ्यू के क्षेत्र में सूचना मिलती है, फोर्स लेकर उस क्षेत्र को पूरा घेर लेता है और बिना पूर्व सूचना के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इसमें कई हजार लोग मारे गए। सरकार का आंकड़ा है कि 376 लोग मारे गए। रविंद्रनाथ टैगोर इस घटना के बाद उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद एक कमेटी बनाई गई जांच के लिए, अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमेटी और भारतीयों की तरफ से तहकीकात कमेटी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करनी होगी, वो क्या है, इसके पहले भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम, ने अपने पद से अपने उपाधि को वापस किया था। आपको अगर याद आ रहा हो तो देखेंगे वो भी एक नाइटहुड की उपाधि थी, वो भी नाइटहुड की उपाधि थी। वापस करता कौन थे? सर सुब्रमण्यम। और उन्होंने किस घटना के खिलाफ इसे वापस किया था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जलियांवाले बाग के खिलाफ नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया, ध्यान रखिएगा, और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे एक व्यक्ति और है जिनका नाम हमने बताया, सुब्रमण्यम सर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी और वो किस घटना के खिलाफ की थी, ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। अभी वीडियो के अंत तक अगर आप नहीं बताएंगे तो हम उसका उत्तर आपको दे देंगे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। इस घटना की जांच के लिए हमने आपको बताया कि 2 कमेटी बनी। एक कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई
अच्छा, पहले वो कमेटी बनाई उन्होंने हंटर अंग्रेजों ने, जब फिरोज की मांग हुई, हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे वो रिपोर्ट पूरी तरह से बायस्ड थी, पूरी तरह से कैसी थी, बायस्ड थी। हंटर कमेटी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने क्या कहा, उनका मानना था कि जनरल डायर का जो कार्य है ये कर्तव्यपरायण है, उसने अगर कर्फ्यू के समय ऐसा किया है तो ये गलत नहीं किया है। पूरा भारत उससे नाराज हो जाता है इस घटना से। इसके खिलाफ कांग्रेस ने स्वयं की एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीक-ए-कात कमेटी। तहकीक-ए-कात कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने जनरल डायर को दोषी माना और हंटर ने निर्दोष माना था। अब देखिए, जनरल डायर की जब दोषी सिद्ध हुआ तो उन्होंने जनरल डायर की सजा की मांग की कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस और अंग्रेज इस पर तैयार नहीं थे। वो अंग्रेज तो अलग अलग अवार्ड दे रहे थे जनरल डायर को, कई अवार्ड मिले जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जानने की बात नहीं है, बस इतना ही जानना है कि उनकी पॉलिसी क्या है, कि वो जो चाह रहे थे अगर जनरल डायर ने वो किया तो उन्हें हम अगर पनिशमेंट करेंगे यानी हम पनिश कर देंगे तो ये चीज़ें उनकी अन्य जो लीडर होंगे वो करने से कतराएंगे, अतः वो उन्हें पनिश नहीं करेंगे। क्योंकि दमन कराने का काम अंग्रेज आगे बहुत तेज़ी से करेंगे, तो दमन करने का काम तो ही जनरल डायर ने किया था और उसे ही हंटर कमेटी आके बढ़ावा दी। तो इस बात को जवाब देने के लिए उधम सिंह एक क्रांतिकारी ने जनरल डायर की हत्या कर दी। और आप देखेंगे कहाँ हत्या करती है, 23 मार्च 1940 को गोली, वो कहाँ पर उनको गोली मार देती है अपने रिवाल्वर से, और जिसके कारण से उन्हें उनकी मृत्यु हो जाती है जनरल डायर की। और जनरल डायर की बाद इन्होंने अपनी खुली गिरफ्तारी दी और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई 1940 को, और उन्हीं पर फांसी दे दी जाती है। इतनी सारी बातें आपको जाननी थी किसके बारे में, कि आपके जो रॉलेट एक्ट से लेकर जलियांवाला बाग था, हंटर कमेटी, तहकीक-ए-कात कमेटी के बारे में। आपका होमवर्क हमें याद है, आप होमवर्क करके आप कमेंट में बताइए। 2 लोगों के कमेंट में दिख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से आगे हम चलें, यहाँ से आगे की बात तो अब आगे हम जो बात करेंगे आगे आकर, अब बात करेंगे आपको हम खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत के बाद साथ ही साथ असहयोग की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन की, वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हाँ, अब हम आपको उत्तर बता देते हैं कि वो सर सुब्रमण्यम ने कब वापस की थी अपनी उपाधि। जब एनी बेसेंट का जो मूवमेंट चल रहा था, होम रूल, एनी बेसेंट को उस होम रूल मूवमेंट को दमन करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में सर सुब्रमण्यम ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलें। जो लोगों ने उत्तर सही दिया है बड़ी अच्छी बात है, और जिनकी हिम्मत नहीं हुई कमेंट करने की उनके लिए भी अच्छी बात है। अगर जान रहे थे, नहीं जान रहे थे, एक बार किताब उठाइए, अपनी नोट्स को रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। ठीक है दोस्तों, दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।